यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस नाले को इसमें बैक्टीरिया डाला जा रहा है इस नाले में, ताकि इसके पानी को साफ किया जाए। तो अब मैं आपको उन लोगों से मिलवाता हूं जो लोग इस कार्य में लगे हैं कि ये नदी जो है साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं। सर, मैं आपसे जानकारी चाह रहा था सर आपसे कि आपका शुभ नाम क्या है सर? कुलदीप जी, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें कुछ बैक्टीरिया को आप लोग इसमें मिला रहे हैं इस नदी में, तो इसका पर्पस क्या है सर? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। इसका मेन पर्पस ये है कि ये डिग्रेड करेगा, मतलब ये क्या करेगा कि जो भी इम्प्योरिटीज होंगी पानी के अंदर, जी सर, जो भी गंदगी होगी पानी के अंदर, जी सर, उसे मेनली ये साफ करेगा, उसे खाएगा। जी सर। उसे खाने के बाद में ये उसमें से CO2 और H2O बनाएगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बना के उसे रिलीज कर देगा। जी सर। तो ये उसको खा के उसे पचाएगा। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी नदियाँ साफ हो जाएंगी? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा हमें सपोर्ट करे और अच्छे तरीके से वर्किंग करें और लोग हमें अगर सपोर्ट करें थोड़ा सा लोकल लेवल पे, वी विल डेफिनेटली। मैं त्यागी जी एक जानकारी और चाह रहा था आपसे कि आप तो जानते हैं कि भाई ये जो नदियों में जो गंदगी मिलती है, जो पॉल्यूशन गंदगी में उसमें नदियों में है, वो नुकसान पहुंचाता है। तो इंसानों को कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए, मैं तो इस सवाल के जवाब में एवज में बस आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ। जी सर। कि हम सबका दायित्व है, नदियां हमारी धरोहर है। बिल्कुल सही बात। इनको बचाना हम सबका दायित्व है। सबसे पहली चीज तो हम ये करें कि प्लास्टिक को नदियों के अंदर न जाने दें। बहुत सही बात। क्योंकि प्लास्टिक ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये जो मैं बैक्टीरिया यूज कर रहा हूँ, जी सर, ये भी वर्क नहीं कर सकता प्लास्टिक के ऊपर। जी सर। ये सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म कर सकता है। जी सर। बट कैन नॉट रिड्यूस इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो बेसिकली मैं बस सिर्फ इतना ही सजेशन दूंगा कि हम सब लोगों को अपने आप की तरफ से ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक को नदियों में न जाने दें और ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतें कि हम अपने वेस्ट वाटर को डायरेक्टली नदी में न फेंके, उसे ट्रीट करके फेंके तो ज्यादा अच्छा। कुलदीप जी, कुलदीप त्यागी जी आपका शुभ नाम है। कुलदीप जी, मैं एक जानकारी और चाह रहा था आपसे कि जैसे शहर में जो बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर है, जो शहर में हम लोग रहते हैं, हमारे बिहेवियर का इम्पैक्ट नदियों पे पड़ता है। और नदियों का इम्पैक्ट जो है, नदियों में जो गंदगी फैलती है, नदियों से जो दूषित वातावरण पैदा होता है, वो ग्रामीण क्षेत्र को प्रभावित करता है, फसलों को प्रभावित करता है। तो सीधे तौर पर क्या ये पूरा एक साइकिल है जो हम तक घूम कर आएगा? बिल्कुल आएगा जी। देखिए, अगर साइंस की भाषा में ऐसे कहें तो इसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। उस बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई केमिकल यूज किया किसी भी स्तर पर, जी सर, और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जी सर। वो बढ़ के वो हमारे पास ही लौट के आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने गेहूं की फसल की, और गेहूं की फसल में हमने यूरिया और DAP डालना शुरू किया। जी जी। और आज से 50 साल पहले क्या था कि हम ऑर्गेनिक खेती करा करते थे। जी जी। गाय भैंस के गोबर का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन पर अब हम क्या यूज कर रहे हैं? यूरिया और DAP। जी। जब हम उसे यूज करते हैं उस फसल के अंदर, तो फसल के अंदर वो पहुंचा, फसल के बाद में वो हमारे पास भी पहुंचेगा। जैसे हमने गेहूं को उगाया, उसके अंदर हमने यूज किया, और गेहूं को जब पीसा तो उसके बाद में वो आटा बना, आटा बनने के बाद में हमने उसे खाया, तो उसका लेवल हर लेवल पर उसका लेवल इंक्रीज होता जाता है और लौट फिर के वो हमारे पास ही आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, तरह तरह के वायरस उत्पन्न हो रहे हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कॉज है एक बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू। तो मेरा सब लोगों से इतना ही निवेदन है कि थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा मेहरबानी करें कुदरत पर भी, क्योंकि कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमें भी वापस लौटाना चाहिए कुछ न कुछ कुदरत को। और अभी हम बात कर रहे थे कुलदीप त्यागी जी से, और हमें कुलदीप त्यागी जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी हमको मिली है। कुलदीप जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। इसको जानने की कोशिश पहले हमने बहुत की। जी सर। और पहले इसमें स्रोत भी बहुत थे। जी सर। दूधली से ऊपर इसमें बहुत स्रोत थे। जी सर। जो ऊपर से आपने देखा है सपेरा बस्ती से जो बहुत कम पानी आ रहा। जी जी। ये पानी भी जो है जो थोड़ा बहुत यहाँ आ रहा है, ये जो है आपका जो है नौका से नीचे हल्के फुल्के स्रोत है इसमें। पहले बहुत स्रोत थे पूरी नदी में। जी जी। पानी इसमें भरपूर चलता था। जी जी। और साफ पानी चलता था। जी जी। इसी पानी को हम पीते थे, यूज करते थे हम इस पानी। जी जी जी।
ये खेत में गए हम कितने लोग। साल पहले की बात है कि जब आप स्वच्छ पानी पीते थे इसका? ये आज से करीबन जो ये समझ लीजिए आप जो है करीबन 35-38 साल पहले जो है बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी था इसका। जी जी। तो उसमें एक बताते हैं कि एक साग उगता था। हाँ, जी, सूसवा। जी जी इन दिनों जो है ये सूसवा नदी इसी से प्रसिद्ध हुई थी कि सूसवा था। जी जी। इसमें इन दिनों जो है गंदगी से पहले इतना सूसवा होता था जैसे बरसीन नहीं बोते डंगरों के चारे के लिए। जी 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 जी। उस तरह से लोग बाग काटते थे इसे और अरे। जंगली जानवर आकर के खाते थे। जी, और जी। इसमें पूरी नदी में सूसवे की ही खुशबू चलती थी। जी जी देखिए, आज हम निकले सुसवा नदी का सोर्स ढूंढने के लिए। जी। तो हम एक तो बिंदाल नाला है जो सब जानते हैं कि ये सुसवा नदी पे मिलता है। जी सर। एक रिस्पना नदी जो सुसवा नदी पे मिलती है आखिर में आके। जी सर। और एक हम सपेरा बस्ती नाले पे भी पहुंचे। जी सर। बहुत ही गंदा पानी था। जी जी। और आप देख सकते हैं कि इस नदी में, इस नाले में पूरे देहरादून शहर की गंदगी मौजूद है। जी सर। कचरा, वेस्ट, जितना प्लास्टिक वेस्ट इसमें है, सीवेज इसमें है, काला पानी है। जी जी। और शहर जितना कचरा दे रहा है ये सुसवा में होते हुए जाके, क्योंकि सुसवा आखिर में ट्रिब्यूटरी है गंगा की। जी सर। ये आखिर में जाके गंगा नदी पे मिलता है। जी सर। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार करोड़ों अरबों खर्च कर रही है गंगा नदी को साफ करने के लिए, मगर खाली घाटों को साफ करके नदी साफ नहीं होगी। ये जो नाले हैं और जो सुसवा नदी है इसको साफ करने की जरूरत है। और मैं शहर के लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि जितना कचरा शहर के द्वारा यहाँ पहुंचाया जा रहा है इस नदी में, ये वापस आपके पास ही लौट के आ रहा है। जी सर। क्योंकि इससे, इस नदी से लगते हुए कई गांव हैं जहाँ गन्ने की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, धान की फसल होती है, और वही गन्ने की फसल चीनी के रूप में आपको आके मिलती है। आप वो शुगर जो खाते हैं वो इसी नदी की सिंचाई के पानी से शुगर आपको मिलती है। और ये धान और गेहूं में आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा। दूधली क्षेत्र में और बुल्ला वाला क्षेत्र में हमने आसपास देखा कि यहाँ कैंसर के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। जी सर। वो क्यों बढ़ रहे हैं? इतने ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एसिड है पानी में। हम लोग, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि फसल के अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, तो उससे तो पहले ही हम फसल को खराब कर रहे हैं। क्योंकि जैविक खेती बहुत कम हो रही है हमारे यहाँ पहाड़ों में, तो जैविक खेती हो रही है। जी जी। मगर इस प्लेन क्षेत्र में जैविक खेती नहीं हो रही है। जी। तो उसके अलावा जो ये पानी है, जब सिंचाई का पानी ही इतना गंदा होगा जी। तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा।